गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आजाद हुसैन एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ अपना अगला वीडियो लेक्चर लेकर। इससे पहले हमने कश्मीर के इतिहास के भाग 1 पर बात की थी। आज हम कश्मीर के इतिहास के भाग 2 पर बात करेंगे। जो आज तक ना सुलझने वाली समस्याएं हैं वो यही के इसी कार्यकाल में उत्पन्न हुई। कश्मीर के इतिहास पर प्रभाव डालने वाली पहले हम कुछ प्रमुख बातों पर बात कर ले ताकि कश्मीर का इतिहास आसानी से आपके समझ में आ जाए। तो कश्मीर के इतिहास में कुछ ऐसी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई जो कश्मीर के इतिहास पर सीधा सीधा प्रभाव डाली। उसमें से एक ऐसी घटना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारत की आजादी के लिए अपने संघर्ष को तीव्र गति दी व भारत को से अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए एक राह प्रशस्त कर दी। इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी कश्मीर के इतिहास पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1939 से 1945 के मध्य हुआ और इस युद्ध की समाप्ति तक सारी शक्तिशाली देशों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं हो सकता और ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हो रही कि आपसी देशों की लड़ाई को वो संस्था समाधान सुझाए। तो इसी आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होगी। यानी कि ये सारे घटनाक्रम कश्मीर के इतिहास पर किस तरह प्रभाव डालेंगे अभी हम देखेंगे। देखिए हम कश्मीर का जो विवाद है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में ही है। यानी कि किस तरह से सब कश्मीर के इतिहास पर प्रभाव डालेंगे इसी समय काल की सब घटना है। बात कर ले यहीं पर कि कश्मीर में भी राजा हरि सिंह के शासन के खिलाफ लगातार विद्रोह होने लगा और ये विद्रोह करने वाला प्रमुख व्यक्ति था शेख अब्दुल्ला। तो हमें शेख अब्दुल्ला के बारे में भी जानना पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के पास सोरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शेख इब्राहिम शाल व दरी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी मृत्यु के 11वें दिन इनका जन्म होता है। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय से MSc की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वो कश्मीर लौटते हैं। योग्य होने के बाद भी इनको जब नौकरी नहीं मिल पाती है तो उन व्यवस्थाओं के खिलाफ यानी राजतंत्र के खिलाफ ये आवाज उठाते और देखते देखते कश्मीर के काफी जनता या आवाम इनके साथ खड़े हो जाती है। आगे चलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसको आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 1938 में इसका गठन होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही पार्टी के शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे चलकर फिर इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर उनके पोते उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि कश्मीर के इतिहास में इस परिवार ने यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस परिवार शेख अब्दुल्ला के परिवार ने एक लंबे समय तक कश्मीर पर शासन किया है। राजा के रूप में, नेता के रूप में यानी कि लोकतंत्र के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। इन सारी घटनाओं के साथ ही अगर हम एक और घटना को देख ले कि विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। यानी कि ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और रहेंगे फरवरी 1946 में भारत की आजादी की घोषणा कर देते हैं। भारत आजादी की घोषणा कर देते हैं। इन सारे बातों से कश्मीर के इतिहास में प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो हम इन सारी घटनाओं को देखने के बाद हम कश्मीर के इतिहास पर आ जाते हैं। कैसे कैसे वहां की घटनाक्रम चलता रहा है, कहानी के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करें। तो आप बने रहें और इसको समझने का कोशिश करते रहें।
चार घटनाएं क्या क्या देखी हमने? एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, एक द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा इंग्लैंड में चुनाव और चौथा कश्मीर में भी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला द्वारा किया गया युद्ध। अभी बात करें हम लोग 1945 की, जब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला एक आंदोलन चलाता है, महाराजा कश्मीर छोड़ो, महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन। यानी कि जिस तरह भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी प्रकार महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन कश्मीर में चल रहा था। इसी आंदोलन के खिलाफ महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल करवा दी। शेख अब्दुल्ला को 1945-46 में जेल में डाल दिया गया। 1945-46 में इनको जेल में डाल दिया गया इस आंदोलन को लेकर। इसी घटना के बाद हम देखते हैं कि घटनाक्रम चलता है और 1947 की बात है। 1947 हम दिन याद रखेंगे, 18 जुलाई 1947 को एक महत्वपूर्ण चीज, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हो गए। यानी कि भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र होगा और भारत का हिस्सा कश्मीर भी है तो कश्मीर भी स्वतंत्र होगा। परंतु इस अधिनियम में कुछ बातें स्पष्ट लिखी थी, उन बातों को भी हम समझ लेते। एक बात है कि भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, जो बने भी 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। और अंग्रेज सिर्फ उस हिस्सों को छोड़ के जाने वाले थे भारत से जिस पर उसका प्रत्यक्ष शासन था। आप इस बात को यहां समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने 190 वर्ष हमारे देश पर शासन किया, पर उनका प्रत्यक्ष शासन मुश्किल से 60-65% भारत पे था आज। क्योंकि अंग्रेजों के अधीन ही 565 देसी रियासत थी। देसी रियासत थी और इन देसी रियासतों के बाद लगभग 37 से 40% भूभाग अधिकार क्षेत्र में था। और इन देसी रियासतों के सिर्फ तीन मामले हमने तय किए थे उस दिन: रक्षा, विदेश और संचार। ये अंग्रेजों के पास होते थे। बाकी वहां के क्षेत्र पे सारा शासन वहां के राजा लोग ही करते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय भूमि पर कुछ कब्जा फ्रांसीसियों का भी था, और कुछ पुर्तगालियों का भी था। मतलब कुछ कब्जा फ्रांसीसियों का कब्जा यमन, क्राइकल, पदुचेरी, चंद्रनगर जैसे स्थान, माहे पर कब्जा फ्रांसीसियों का था। और इन्होंने भारत को आजाद नहीं किया, सिर्फ ब्रिटेन ने किया। इसके अलावा पुर्तगालियों का कब्जे में भी गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली जैसे क्षेत्र था। यानी कि भारत का वो हिस्सा जो प्रत्यक्ष अंग्रेजों के नियंत्रण में था वो 1947 में आजाद हुआ। परंतु ये 565 देसी रियासत यानी कि 37 से 40, इसके संबंध में इस अधिनियम में एक बात लिख दी गई कि ये 565 रियासतें चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, या फिर चाहे तो स्वतंत्र रहे। बस यही से एक कहे कि हम ना सुलझने वाली समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि कश्मीर की एक देशी रियासत थी और कश्मीर ने ना भारत के साथ जाने का तय किया, ना पाकिस्तान के साथ जाने का तय किया, उन्होंने तय कर लिया स्वतंत्र। इसलिए कश्मीर का इतिहास बड़ा रोचक
वह विवादास्पद रहने वाला है। तो हम इस पर अब बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ आपके समझ में आ रही हैं, और तथ्यों को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ बात समझ में आने वाली नहीं। जून 1947 की हम बात कर ले, जून 1947 की हम बात करें तो 1947 में घटना यह हुई कि राजा हरि सिंह के पास लॉर्ड माउंटबेटन जाते हैं और उनसे स्पष्ट रूप से बात करते हैं कि राजा जी आप किस देश के साथ विलय करेंगे। तो राजा हरि सिंह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि ना वो भारत के साथ जाएंगे ना वो पाकिस्तान के साथ, वो स्वतंत्र है। एक घटना जब ये घटती है उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता था, भारत आजाद होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं नेहरू। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रियासती मामलों के मंत्री बनते हैं सरदार पटेल। इनके पास 3 विभाग थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे और रियासती मंत्रालय भी इन्हीं के पास थे। हाँ, भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना, भारत के आजादी के बाद गवर्नर जनरल का पद रहा और वो पद था लॉर्ड माउंटबेटन के पास। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं जिन्ना। और अब इन 565 देशी रियासतों का एकीकरण का जो मामला था वो एकीकरण विभाग या मंत्रालय के जो विभाग जिनके पास अधीन में रहा या जिन मंत्रालय के जो हेड थे वो पटेल थे, और रियासती मामले देशी रियासत मंत्रालय के प्रमुख सरदार पटेल और उनके साथ वीपी मेनन इनके सचिव बनाए गए। इन दोनों ने ही काफी प्रयास किया कश्मीर को या 565 रियासतों को भारत में विलय करने का। लगभग 530 रियासतें भारत के साथ विलय कर जाती है। सबसे पहली जो रियासत थी उसका नाम था वडोदरा और सबसे अंतिम जो करेगी वो थी कश्मीर। तो भारत के एकीकरण में सरदार पटेल और वीपी मेनन का नाम महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग और यहीं पर बात को समझने की कोशिश करें कश्मीर के इतिहास के लिए ही, तो देशी रियासतों का एकीकरण के लिए एक कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी का नाम था बटलर कमेटी। ध्यान रखना, प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि देशी रियासतों के विलय के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो बटलर कमेटी बनाई गई थी 1947 में, और एकीकरण का कार्य यहाँ पर पटेल और मेनन ने किया था। वीपी मेनन का पूरा नाम मपल्ला पन्नुनी मेनन है, साउथ इंडियन है। इसके बाद हम लोग और आगे की घटनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के महाराजा ने किस तरीके से एकीकरण के इस प्रश्न को नहीं माना। तो बात हम करते हैं कि 15 अगस्त तक लगभग 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिसने किसी के साथ विलय नहीं किया था। एक थी जूनागढ़, एक था कश्मीर, और रियासत 1947 तक किसी के साथ नहीं है। सबसे पहले हम छोटी सी 2 मिनट की बात करेंगे, फिर हम कश्मीर पे आ जाएंगे। जूनागढ़ ने सबसे पहले 15/9/47 को पाकिस्तान के साथ विलय कर दिया। यहाँ के राजा थे महावत खां, और ये पाकिस्तान के साथ विलय पत्र में साइन कर देते हैं और पाकिस्तान में मिलने की सोचते हैं। परंतु यहाँ की जनता क्योंकि हिंदू थी और यहाँ के राजा मुस्लिम थे, जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। राजा उस विद्रोह को देखते हुए महावत खां पाकिस्तान भाग गए, और उनके दीवान जो शाहनवाज भुट्टो जिनके बेटे जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के पीएम रहे, फिर उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री पद पर रही। शाहनवाज भुट्टो ने जनता के विद्रोह के बाद महाराजा के पाकिस्तान भागने के से पटेल को पत्र लिखा, वह जूनागढ़ रियासत को भारत में विलय के लिए कहा।
जनवरी 1948 में जनमत संग्रह यहाँ पर किया जाता है और 99% यहाँ की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार जूनागढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, जो सौराष्ट्र में स्थित है और सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अब इस घटना से कश्मीर के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। वो कैसे, जरा समझिए। जिन्ना ने जब इस घटना को देखा कि जूनागढ़ रियासत के महाराजा महावत खान ने पाकिस्तान के साथ विलय किया, परंतु वहां की जनता ने विद्रोह कर भारत के साथ खुद को जोड़ लिया, तो जिन्ना के मन में विचार आया कि कश्मीर की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है और वहां के राजा हिंदू, तो क्यों ना अगर कश्मीर की जनता राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दे और फिर वहां पर जनमत संग्रह हो जाए, तो कश्मीर आसानी से पाकिस्तान की पक्ष में विलय कर लेगा। परंतु यह सिर्फ जिन्ना की एक सोच थी, क्योंकि ठीक इसी प्रकार की सोच नेहरू भी कश्मीर के प्रति रखते थे। नेहरू का मानना था कि कश्मीर में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जरूर है, परंतु वहां की प्रमुख आवाज है शेख अब्दुल्ला, जो उनका अच्छा मित्र था, और जब भी जनमत संग्रह होगा उनको पूरी उम्मीद थी कि वहां के मुस्लिम भारत के साथ रहने के लिए मतदान करेंगे। तीसरा पक्ष अगर हम यहीं पर महाराजा हरि सिंह का देख लें, महाराजा हरि सिंह इसलिए स्वतंत्र रहना चाहते थे क्योंकि वो भारत के साथ जाते तो उनके सामने एक समस्या ये हो जाती कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में किसी राजतंत्र का होना संभव नहीं था, इसलिए कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा और राजा की महत्व खत्म हो जाएगा। ये ठीक उसकी ये सोच कि वो पाकिस्तान में मिले, तो पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू राजा कितने दिन तक चल पाएगा ये उसको पता था, इसलिए उसने अपने स्वतंत्र रहने के फैसले पर वह अड़ा रहा। इस दौरान हमने देखा कि जिन्ना ने किस तरह से कश्मीर में विद्रोह किया जाए उस पर योजना बनाना प्रारंभ कर दी, और 20 अक्टूबर, हम तारीख ध्यान से देखते चलेंगे, 20 अक्टूबर 1947 को अपनी सेना के एक भूतपूर्व सैनिक अकबर खान को एक कबीलाई सेना यानी कि एक कबीलाई सेना का बनाने की आज्ञा दी, और अकबर खान, नाम याद रखें आप लोग, अकबर खान, इन्होंने लगभग 8 से 10 हजार सैनिकों की आजाद कश्मीर सेना, आजाद कश्मीर फौज कहें इसको, फौज बनाई और श्रीनगर पर हमला करने के लिए ये लोग 20 अक्टूबर को वजीरिस्तान, पाकिस्तान का स्थान है वजीरिस्तान, से आगे बढ़े। 20 अक्टूबर को ये आगे बढ़े और लगभग 22 अक्टूबर तक ये लोग मुजफ्फराबाद में आ गए। मुजफ्फराबाद वर्तमान में पीओके की राजधानी है। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिस कश्मीर पर अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको पीओके कहते हैं, और उसकी राजधानी वर्तमान में मुजफ्फराबाद। ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। जब 22 अक्टूबर तक आजाद कश्मीर फौज, जो बड़ी बर्बर रूप से आगे बढ़ती जा रही थी, ये 23 तारीख के दिन, 23 अक्टूबर के दिन उरी पहुंच जाती है। उरी पहुंच जाती है। उरी से कश्मीर यहाँ तक श्रीनगर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि श्रीनगर से बहुत नजदीक अब ये आजाद कश्मीर फौज आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उरी पर इन लोगों की सेना आ जाती है तो राजा के पास कश्मीरी सेना के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री, देखिए राजा शासन करता था और राजा के समस्त कार्य वहां का एक
पद होता था प्रधानमंत्री, वो देखता था। तो उस समय जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन। हमें दोनों नाम को लिख देता हूं, मेहरचंद महाजन जो उस समय जम्मू कश्मीर के 1947 में प्रधानमंत्री थे और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से रहा है और बाद में ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे। और उस समय जम्मू कश्मीर की जो छोटी सी सेना थी, बहुत बड़ी सेना नहीं थी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि देशी रियासतों की रक्षा का मामला अंग्रेजों के हाथ में था, इसलिए राजाओं के पास सेनाएं बहुत छोटी होती थी। और उस सेना के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह। इस प्रकार राजेंद्र सिंह और मेहरचंद महाजन दोनों ही महाराजा को समझाते हैं कि उनकी सेना बड़ी तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रही है, हमें भारत से रक्षा की सहायता चाहिए। परंतु महाराजा अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि वो स्वतंत्र रहेंगे। फिर उनको श्रीनगर से निकालकर जम्मू पहुंचाया जाता है। उस समय तक श्रीनगर से जुड़ने का रास्ता हवाई रास्ता ही था, सड़क मार्ग उस समय तक नहीं बन पाया था। इस प्रकार महाराजा श्रीनगर से जम्मू जा चुके हैं और राजेंद्र सिंह की सेना उस आजाद कश्मीर सेना को रोकने के लिए उरी पहुंचती है। राजेंद्र सिंह उरी से श्रीनगर को जोड़ने वाले एक हम कहें कि नदी पुल को ध्वस्त कर देते हैं और इस सेना को श्रीनगर तक आने के लिए कम से कम 2 दिन लेट कर देते हैं। यानी कि अब 100 किलोमीटर का श्रीनगर का उनका रास्ता था, वो अब 3 दिन बाद पूरा। और इसी संघर्ष में राजेंद्र सिंह शहीद हो जाते हैं। परंतु शहीद होने के बाद उन्होंने एक बेहतर काम ये किया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा को यानी कि हरि सिंह को 2 दिन दे दिए सोचने के लिए भारत में विलय कर दिए। इतिहास में ऐसे महापुरुषों के विषय में बहुत कम बताया गया है। कोशिश करें कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के विषय में भी आ जाए। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर 1947 को ही यानी 2 दिन बाद यह सेना बारामूला पहुंच जाती है। बारामूला पहुंच जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इस बर्बर सेना ने सबसे ज्यादा तबाही बारामूला क्षेत्र में पहुंचाई। इनकी बर्बरता इस लेवल की थी कि अब राजा हरि सिंह भी डर गए थे और उन्होंने भारतीय यानी कि प्रधानमंत्री नेहरू से सहायता की मांग की। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जब तक राजा भारत में विलय पत्र में सिग्नेचर ना कर दे तब तक भारत की सेना जम्मू कश्मीर की सहायता नहीं कर सकती है। तो वीपी मेनन और मेहरचंद महाजन दोनों ने विलय पत्र लेकर राजा के पास जम्मू जाते हैं। वहां पर 26 अक्टूबर को राजा, याद रखिए इस तारीख को, 26 अक्टूबर 12 को हम देखते हैं कि अब कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है 26 अक्टूबर 1947 को। इसी दिन महाराजा जब सोने जाते हैं तो अपने सचिव से कह के जाते हैं कि अगर कल तक भारतीय सेना हमारी सहायता के लिए नहीं आती है तो तुम मुझे सवेरे उठाना मत, मुझको गोली मार देना। इतिहास में कथन बड़ा प्रसिद्ध है। परंतु 27 अक्टूबर की रात में यानी 26 अक्टूबर की रात 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन विलय पत्र में सिग्नेचर कर देते हैं। यानी कि अब विधिवत तरीके से कश्मीर का विलय 27 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ हो जाता है। याद रखना आप लोग, जब देशी रियासतों के विलय पत्र को सिग्नेचर सिर्फ राजा करता था, उससे ही विलय पत्र पे सिग्नेचर करने से काम नहीं होता था। जब तक उस देश का यानी कि भारत का
गवर्नर जनरल भी साइन ना कर दे विलय पत्र पे, तब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता था। यानी कि कश्मीर का विलय 27 अक्टूबर 1947 को होता है। हाँ, राजा ने सिग्नेचर 26 अक्टूबर 1947 को की थी। ये दो अलग प्रश्न है, इसको आपको मेंस में लिखने के लिए या प्री में याद करने के लिए आवश्यक रूप से याद रखना चाहिए। इस प्रकार हमने इस पूरे घटनाक्रम को देखा कि अब 27 अक्टूबर हो चुका है। 27 अक्टूबर के बाद क्या होगा, यानी कि 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947, 27 अक्टूबर 1947 के बाद 47 को ही आजाद कश्मीर फौज, आजाद कश्मीर फौज और भारतीय सेना में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक और बात यहां पर आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना का स्वागत करने के लिए श्रीनगर पर शेख अब्दुल्ला गए थे। शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस युद्ध में भारत का पूर्ण रूप से सहयोग किया। जून 1947 में ही उनको जेल से राजा हरि सिंह ने छोड़ दिया था नेहरू के कहने पर। तो शेख अब्दुल्ला ने इस युद्ध में भारत की काफी सहायता की। अब 27 अक्टूबर को जब भारतीय सेना उसके आजाद कश्मीर फौज के सामने आ गई, तो जिन्ना ने अपनी सेना को आदेश दिया कि आप भारतीय सेना पर हमला कर दीजिए। परंतु उस समय पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे उनका नाम था ओकन लेक। ओकन लेक ने जिन्ना के इस लिखित आदेश को निरस्त कर दिया और बोला कि नहीं, हम अब भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर के राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये जानकारी हमारे तक आ चुकी है, यानी कि अब हम भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते। फिर जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन को लाहौर बुलाते हैं और 1 नवंबर 1947 को लाहौर में दोनों गवर्नर जनरल, यानी कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बीच में एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में बात ये होती है कि माउंटबेटन कहते हैं कि कश्मीर में जैसे शांति स्थापित होगी हम जनमत संग्राम करा लेंगे। परंतु ठीक अचानक एक बहुत बड़ी घटना अगले दिन हो जाती है, यानी कि 2 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना सोचे या किसी से राय लिए एक बड़ी घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर कर देते हैं। और वो घोषणा रहती है कि हम कश्मीर के विवाद को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके जाएंगे, और जब कश्मीर में शांति स्थापित होगी तो जनमत संग्रह कराएंगे। इस घोषणा को उनकी एक बहुत बड़ी भूल कहा जाता है कि जब कश्मीर के राजा ने भारत पे विलय कर दिया है तो फिर जनमत संग्रह का औचित्य ही क्या रह जाता है। परंतु नेहरू की जो भी सोच रही होगी, हमने पहले देख लिया है कि उनको लगता था कि शेख अब्दुल्ला उनका अच्छा मित्र है और अगर जनमत संग्रह भी होता है तो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बनेगा। ठीक है, इसी बात को लेकर आगे चलकर 1947 को यह मामला यूएनओ में पहुंच गया, यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच जाता है। और नेहरू एक बेहतर कार्य कर जाते हैं यहां पर कि यह मामला चैप्टर 6 के तहत दर्ज कराते हैं, यानी कि कश्मीर का मामला, कश्मीर का विवाद चैप्टर 6 के तहत दर्ज किया गया है। चैप्टर 6 और 7 को समझ लीजिए। चैप्टर 6 के तहत यूएनओ में जो विवाद दर्ज किए जाते हैं उनका निर्णय उस देश को मानना अनिवार्य नहीं है, वो उसकी इच्छा पर आधारित होता है कि वो उसको मानता है या ना माने। और अगर चैप्टर 7 के तहत अगर कोई मुकदमा वहां पर कोई विवाद दर्ज किया जाता है तो फिर उस फैसले को मानना बाध्यकारी होता है। तो नेहरू ने एक काम अच्छा किया कि चैप्टर 6 के तहत इस मुद्दे को यानी कि कश्मीर मुद्दे को वहां पर दर्ज कराया। उसके बाद हमने देखा एक और घटना कश्मीर के इतिहास में घटी कि 18 यह हम कहें कि मार्च 1948 में कश्मीर के यानी कि कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री
शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया, शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया, शेख अब्दुल्ला को बना दिया गया। महरजद महाजन वहां के प्रधानमंत्री थे, परंतु अब मार्च 1948 में इसके प्रधानमंत्री हो गए जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, यानी कि महाराजा हरि सिंह और उनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। ठीक एक महीने बाद यानी कि 21 अप्रैल 1948, सब तारीखें आप ध्यान से लिखें। 21 अप्रैल 1948 को यूएनओ का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र का मतलब निर्णय होता है, और इस संकल्प पत्र को कहा जाता है संकल्प पत्र 47। इस संकल्प पत्र की कुछ मुख्य बातें थी जो हमें जान लेना चाहिए। एक प्रमुख बात इस संकल्प पत्र की यह थी कि युद्ध विराम सीज फायर, यानी कि दोनों देश जब युद्ध को विराम देंगे तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यानी कि पहला काम उनका कहा कि पहले युद्ध विराम किया जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान अपनी सेना को वापस ले, वह अपने कबीलाई लोगों को भी वापस ले। तीसरी बात, जब ये दोनों वापस पाकिस्तान आ जाए तो फिर भारतीय सेना भी अपनी सेना को पीछे ले, और जब एक दूसरी कंडीशन हो जाए, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हट जाए वहां से, तो फिर यहां पर शांति स्थापित होने के बाद जनमत संग्रह किया जाए। तो ये 3 कंडीशन है किस फैसले में दी गई। फाइनली दोनों देशों ने 31/12/1949 को युद्ध विराम के लिए सहमति दे दी। यानी कि जहां तक दोनों सेनाएं अभी है वहीं पर युद्ध विराम होगा, और युद्ध रुका नहीं है, युद्ध विराम हुआ है, और यहां से अब बात संयुक्त राष्ट्र संघ में होगी। और ये 31/12/1949 को हुआ, और 1 तारीख को यहाँ पर जिस रेखा को रोका गया उसको हम LOC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो LOC का गठन या LOC का निर्माण कब किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी, ये 31/12/1948 था, और 1 जनवरी 1949 को LOC खींची गई। अब इसी 1949 LOC खींचने तक स्थिति ये हुई कि लगभग 35% कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, वह 65% भाग भारत के पास हो गया, और यह युद्ध विराम यहां पर थम गया जो आज तक थमा है। इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे की बात, यानी कि LOC खींचने के बाद क्या होता है, कैसे 370 धारा आएगी, कैसे 35A ऐड होगा, इस लेक्चर में आज यहीं तक।